friend, welcome to my channel. Here I am with Indian Express newspaper analysis for 23rd October and ये बाइलिंगुअल ही होगा, मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम से तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए ही होगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी और इसमें मैं वही चीज़ें कवर करूँगा जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये जो न्यूज़पेपर है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, जिससे कि आप लोग इसको बाद में भी पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट पेज की फर्स्ट न्यूज़ है, इकोनॉमी इन माइंड, गवर्नमेंट इज कट्स ऑन वीज़ा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मार्च के बाद केवल स्पेशल लोग ही अलाउ थे वीज़ा पे इंडिया आने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने यह किया है कि टूरिस्ट को छोड़ करके और सभी जो वीज़ा होल्डर हैं, मतलब जितने भी लोग आना चाहते हैं उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा और उसको ईजी बनाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि वो इकोनॉमी को फुल फ्लेड्ज तरीके से खोल दे, जिससे कि इकोनॉमी अपने पहले ट्रैक पर आ जाए। हालांकि टूरिस्ट के लिए अभी नहीं खोला गया है, लेकिन जो लोग विजिट करना चाहते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस उनके लिए खोल दिया गया है। तो मतलब ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं उनके लिए खोल दिया गया है। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई का होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों लोग वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ये एक्सेस प्रोवाइड करती है, एक कार्ड प्रोवाइड करती है। और उस वो कार्ड जिन लोगों के पास होता है वो इंडिया में कितने भी बार विजिट कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पजेज। और जैसे कि इंडियन सिटीजन होता है तो वैसे ही वो लोग यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं, बस वो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह नहीं खरीद सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पे होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओसीआई के बारे में बता देता हूँ। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज एन इमिग्रेंट स्टेटस परमिटिंग फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, इंडियन ओरिजिन का होता है और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा रहना चाहता, मतलब काम करना चाहता है। और इसमें ये पहले लोग 2 सिटीजनशिप की डिमांड किया करते थे, इंडियन डायस्पोरा जो था बाहर का, लेकिन उसके बाद उसके लिए फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया और इसके लिए कार्ड प्रोवाइड किया जाने लगा। 2015 में ओसीआई और पीआईओ को दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। अब सेकंड न्यूज़ है, मैनिफेस्टो प्रॉमिस बीजेपी इंजेक्ट फ्री कोविड वैक्सीन इन बिहार। तो ये तो इलेक्शनल प्रोपेगेंडा है, ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। आपको जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि अगर वो जीतेगी तो बिहार में फ्री में वो वैक्सीनेशन कराएंगे। अब सेकंड न्यूज़ आती है, रॉ इन नेपाल आफ्टर RNAW चीफ मीट्स ओली पार्टी 6 डिटेल। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो रॉ एजेंसी आपने सुनी होगी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वाज फाउंडेड इन 1968 में फाउंड की गई थी, प्राइमरली चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1968 के पहले जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी IB, वो वर्क करती थी फॉर द इंटरनल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। लेकिन 1962 में जब चाइना वॉर हुआ उसके बाद फिर उसमें कुछ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में फेल्योर दिखे, वो उसको टैकल नहीं कर पाए। उसकी वजह से फिर रॉ की फॉर्मेशन हुई थी, स्पेशली काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि वही दोनों हमारे सबसे बड़े एनिमी हैं। और ये जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इन सब पे भी
नज़र रखती है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। और आर्मी की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें भी ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आर्मी की पॉलिसीज़ बनेंगी। तो ये न्यूज़ थी, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होंगी मैं आपको बता दूंगा। आपके सजेशंस भी वेलकम हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐड करना चाहिए देन यू कैन सी। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम नहीं है। अब जैसे ताहिर डिनाइड बेल, तो इससे हमें हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम को या स्टेट पीसी एग्ज़ाम को मतलब नहीं होता है। दिल्ली एक्वायर बेटर देन 10 एनसीआर टाउन डेटा। अब आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है, लेकिन अभी ये जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो 10 एनसीआर टाउन से बेटर हो गई है। जैसे कि बागपत हो गया, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, तो ये हैं। तो ये 14 का एवरेज निकाला गया। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कौन करता है? ये CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इसका एस्टिमेटेड डेटा है वो जारी करता है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पॉल्यूटेंट जानना चाहिए, कौन कौन से पॉल्यूटेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किए जाते हैं, जो प्लेन में पूछ सकता है। ग्राउंड लेवल ओजोन O3, पार्टिकुलेट मैटर PM, तो पार्टिकुलर मैटर में 2.5 और 10 दोनों आ जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। एक सफ़र सिस्टम भी है जो वेदर कंडीशन को भी मेजर करता है। इसके साथ ही उसमें और कुछ पॉल्यूटेंट जुड़ जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 0 to 50 जो होती है वो गुड होती है, और उसका सिग्नल जो होता है वो ग्रीन होता है, मतलब उसको सिग्निफाई करने के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। 51 to 100 मॉडरेट होता है, उसके लिए येलो का यूज किया जाता है। 101 to 150 अनहेल्दी होता है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, जैसे कि किसी को कोई और बीमारी है तो उनके लिए ये अनहेल्दी होता है। 151 टू सेंसिटिव ग्रुप के लिए जो होता है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, इसके लिए ऑरेंज का यूज़ किया जाता है। 151 टू 200 अनहेल्दी, मतलब अनहेल्दी हो जाती है, इसके लिए रेड का यूज किया था, मतलब अनहेल्दी सभी लोगों के लिए हो जाती है। 201 टू 300 वेरी अनहेल्दी, इसके लिए पर्पल का यूज किया जाता है। और 301 टू 500 हजार्डस, इसके लिए मैरून का यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बागपत की सबसे ज़्यादा थी 305, जो कि अनहेल्दी है सबके लिए। अब सबके लिए अनहेल्दी स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 151 टू 200 सबके लिए अनहेल्दी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी 200 के ऊपर ही है, तो आप समझ ही सकते हैं एयर क्वालिटी कैसी होगी दिल्ली की और NCR रीजन्स की। दिल्ली की बेटर हुई है, दैट्स डजेंट मैटर, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। लेकिन एक UI में कौन कौन से पॉल्यूटेंट मेजर किए जाते हैं और इसके 6 कौन कौन से कैटेगरीज हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे मूव करते हैं, आप भी मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट आस्क गूगल एफबी टू रिमूव पिक्स ऑफ वुमेन पोस्टेड विदाउट कंसेंट। तो हाई कोर्ट ने गूगल को बोला है कि वुमेन्स की जो पिक विदाउट कंसेंट के पोस्ट की गई हैं उनको डिलीट किया जाए। अभी इस पे प्रोसेस चलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ फाइनलाइज होगा देन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पोम्पियो एस्पर टू मीट मोदी ड्यूरिंग इंडिया विजिट नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो पोम्पियो हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो आने वाले हैं 2+2 डायलॉग के लिए इंडिया। बायलैटरल मीटिंग होनी है जिसमें एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा इंडो यूएस का 2+2। और ये 3rd इंडिया US 2+2 डायलॉग होगा। और ये दोनों साइड से जो व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे। और इसका व्यू मतलब मेन फोकस किस पे होगा? रीजनल एंड ग्लोबल इशूज़, रीजनल और ग्लोबल इशूज़ जो भी हैं उन पे व्यूज़ को एक्सचेंज किया जाएगा। दो प्रीवियस
जो दो डायलॉग हुए थे न्यू दिल्ली में हुए थे, ये आपको जानना है। एंड द 2018 और वाशिंगटन डीसी, तो मतलब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए कि इसके पहले जो दो डायलॉग हुए थे 2018 का न्यू दिल्ली में हुआ था और 19 का वाशिंगटन डीसी में हुआ था, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे पेपर का ट्रेंड कि वो 1-2 साल पहले का ही पूछता है, तो इसके लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं इंडिया और यूएस, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ थी अभी। ये तो एक ग्लिम्स ही है, अभी जब आएंगे तो क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज होती हैं और किन किन इशूज़ पे बात होगी, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके पहले जो जो दो 2+2 डायलॉग की मीटिंग्स हुई थी वो 2018 की दिल्ली में हुई थी और 19 की वाशिंगटन डीसी में हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नाउ बी रिटायर्ड आफ्टर 22 ईयर ऑफ सर्विस 48 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो 226 सब आर्टिकल 2 जो है, इसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए अमेंड हुआ है। ये इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जिसने 22 ईयर्स की सर्विस को पूरा कर लिया है या फिर उसकी एज 48 ईयर से ज़्यादा हो गई है, तो उसमें अमेंड क्या किया गया है कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए या पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट ही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको रिटायरमेंट की एज के पहले भी रिटायर किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये डिसाइड हो जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गलत काम कर रहा है या उसने कुछ भी काम किया है, तो वो उनको पहले भी रिटायर किया जा सकता है। नीति आयोग पैनल टू फॉर रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन। तो अर्बन प्लानिंग एजुकेशन में नीति आयोग रिफॉर्म के लिए मतलब एक पैनल बनाया है। 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है। हेड कौन होंगे? नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार विल रिव्यू द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड अर्बन प्लानर्स इन कंट्री। तो अभी ये तो बनेगी तब हम देखेंगे, मतलब पैनल बन गया है, कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम बाद में देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन और रिप्लेस बाई न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग। तो पहले प्लानिंग कमीशन इसका नाम था, बाद में नीति आयोग कर दिया गया जनवरी 1, 2015 में। विथ एम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच टू इन्वेस्टिस द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस। तो विजन क्या है इसका? मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट यूजिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पे भी एम्फेसिस करता है। ये 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। प्लेन में पूछ भी सकता है कि विजन में क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन स्केलेटल में क्या होगा? चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट काउंसिल में क्या होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड एल्टी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब कि हेड जो होते हैं लगभग वो सारे लोग होंगे, मतलब स्टेट के। रीजनल काउंसिल में स्पेसिफिक रीजनल इशू के लिए, मतलब रीजनल काउंसिल जो होगी क्या एड्रेस करेगी? स्पेसिफिक रीजनल इशू करेगी, मतलब रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी तो रीजन के जो इशूज़ हैं उन सारी चीज़ों को करेगी। डॉक मेंबरशिप 2 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिसियो एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएम अपॉइंट करता है, फिक्स टेनर होता है उसका भी। स्पेशल इनवाइटी एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट को किसी भी मैटर पे जिन पे लगता है कि हाँ एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है उनको बुलाया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी मेरे साथ मूव कीजिएगा। ये सारे न्यूज आइटम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पाक हैज़ नॉट कंप्लीटेड एक्शन आइटम। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है, तो उसमें 27 जो थिंग्स होती हैं उनमें से पाक ने केवल 21 को एड्रेस किया है टू काउंटर द टेररिज्म। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है। अब हम FATF के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटर गवर्नमेंट बॉडी, ये याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एस्टेब्लिश इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। तो G7 तो ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि FATF किसके उस पर बना है, तो G7 समिट में बना था 1989 में।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए एफएटीएफ बना है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी एंड अदर रिलेटेड थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को जो भी चीज़ें थ्रेट करती हैं उन सबको एफएटीएफ, वो सारी चीज़ें एफएटीएफ के अंडर आती हैं। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। पेरिस में है क्योंकि G7 की समिट में होता तो पेरिस में ही है। G7 की जो समिट थी पेरिस में, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है। मेंबर कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन, 37 है। इंडिया इज वन ऑफ मेंबर, ये आपको लिए जाना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया G7 का नहीं, G7 का क्या, एफएटीएफ का एक इंडिया मेंबर है। 37 में इंडिया एक मेंबर है एफएटीएफ का। एफएटीएफ में 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट। कंट्रीज दैट are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are put in FATF grey list. The inclusion serve as warning to country that it may enter the blacklist। मतलब कि अगर कोई कंट्री है वो सारे एक्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रही है और थ्रेट आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को उससे, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये एक वार्निंग टाइप की होती है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट क्या होती है? Blacklist countries known as non-cooperative countries or territories (NCCTs) are put in blacklist. These countries support terror funding and money laundering activities. The FATF revises the blacklist regularly, adding or deleting entry. तो FATF में उनको एंट्री दे दी जाती है जिन पे ये कंफर्म हो जाता है कि लोग टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो उनको कर दिया जाता है और ये हमेशा रिवाइज्ड होती रहती है। ये था न्यूज़ आइटम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आगे मूव करते हैं। इंडिजिनस स्टेल्थ कॉर्वेट INS कावारती कमीशनड इनटू नेवी। तो नेवी में INS कावारती को कमीशन कर दिया गया है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये INS कावारती लास्ट सीरीज है 4 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स बिल्ड फॉर नेवी बाई। तो इसको बिल्ड कौन बना, इसको बनाया किसने है? गार्डनर रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE कोलकाता बेस्ड है। इन्होंने बनाया था, 4 बनी थी, ये लास्ट सीरीज है जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। एंड INS कावारती एंड INS किल्तान are the first 2 major warship in the country to have the unique features of superstructure made of carbon fiber composite material। तो ये 2 यूनिक फीचर हैं INS कावारती और INS किल्टन के, जो कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज है ये, लेकिन इसमें भी सारी पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, क्योंकि रॉन्ग डोज तो ये बीजेपी ने जो वैक्सीनेशन के लिए बोल दिया है वो है पुशिंग द बाउंड्री। तो ये भी अभी इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं उसके लिए है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये भी हमारे एग्जाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉस्टर इन IPL ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गोविल आइडियाज़ पेज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सकें। आप एक पॉइंट के लिए 20 मिनट तक किसी एडिटोरियल को पढ़ना, दैट नॉट अ गुड डील। अब एक्सप्लेन्ड पेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देखिए इसमें भी महाराष्ट्र ड्राइव स्टीव फॉल इन एक्टिव केसेस कंट्री, तो कोविड का केस है महाराष्ट्र में, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। शुड यू इन्वेस्ट इन बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, दैट्स अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट महाराष्ट्र मूव मीन्स फॉर CBI प्रोस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। तो इसकी हम बात करेंगे। इसके पहले हम आगे न्यूज़ आइटम देख लेते हैं कि क्या और कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन पेज का फिर हम देख लेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये इलेक्शन चल रहा है US में,
दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। यूएस प्रपोज नॉट टू इशू बिजनेस वीज़ा फॉर H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। H1B वीज़ा के लिए यूएस ने मतलब प्रपोज किया है कि वो बिजनेस वीज़ाज को इशू नहीं करेगा। अब ये तो एक कह सकते हैं बुरी खबर है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा इज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा that allows US companies to employ graduate level workers in specialty occupation. Specialty occupation requires theoretical and technical expertise in a specialized fields such as IT, finance, accounting, architecture, engineering, mathematics, science, medicine, etc. तो H1B वीज़ा क्या होता है? इसमें कोई भी कंपनी फॉरेनर्स को एम्प्लॉय करती है अपने यहाँ। अब H1B वीज़ा इंडिया के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे कोई ग्रेजुएट है और एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ में, तो वो लोग यहाँ से लोगों को एम्प्लॉय करते थे, उसके लिए H1B वीज़ा लगता था वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड ड्यू टू सम पॉलिटिकल हर्डल्स वो भी चाहते हैं कि नए लोग एंटर ना हो, इसकी वजह से H1B वीज़ा याद रखिएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। UPSC और स्टेट पीसी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है। कमिटेड टू मास वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट येट टू फाइनलाइज फंड एलोकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है इस न्यूज़ आइटम में कि गवर्नमेंट ने, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर हम बिहार में जीतेंगे तब हम पूरी फ्री में वैक्सीनेशन कराएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये तो कमिट कर रही है कि वैक्सीन बनेगी तो हम करवा देंगे, फ्री की बात नहीं हो रही, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराई जानी है। अभी तक अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा, उसके फंड का एलोकेशन नहीं किया गया है, जबकि ये कंफर्म है कि वैक्सीन कहाँ से आएगी, कितनी कॉस्टली होगी, क्या होगा, कैसे करना होगा, लेकिन उसके लिए फ़ंड का एलोकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। दैट इज़ द बैड थिंग। और क्रिटिसिज्म अगर आता है तो आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में, बेस ईयर शिफ्टेड टू 2016, नो चेंज इन डियरनेस अलाउंस। तो बेस ईयर जो है 2016 पे शिफ्ट कर दिया गया है 2001 से। अब इसमें हम CPI देख सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाई हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो भी चेंज इन प्राइस लेवल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में खरीदने पे, वो कैलकुलेट किया जाता है। अब CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि CPI होता है, WPI होता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स को कंसीडर करता है, सर्विसेज को नहीं करता। CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसीडर करता है। तो इसमें 2001 से 2016 को कर दिया है बेस ईयर, लेकिन फिर भी डियरनेस अलाउंस को बढ़ाया नहीं गया है। डिस्पाइट कोविड, वेल्थ ऑफ इंडियन एडल्ट राइज मार्जिनली इन 6 मंथ। तो 6 मंथ जो वेल्थ है इंडियन एडल्ट की वो 6 मंथ में राइज हुई है। एक अच्छा साइन है, हम कह सकते हैं कि इंडियन एडल्ट की जो है वो वेल्थ राइज हुई है। CDSCO पैनल रिकमेंड्स नॉट फॉर फेज 3 ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए CDSCO ने दे दिया है नॉड कि हाँ ट्रायल हो सकता है कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय सिटी वेस्ट भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड NIB। तो कोवैक्सीन जो बनाई गई है भारत बायोटेक ने बनाई है, कोलैबोरेशन किसका है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। एक चीज़ होती है क्राइटेरिया फॉर कोविड पॉजिटिव पार्टिसिपेंट। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटेड हैज ऑल्सो सेट वेरियस क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट टू बी ए कन्फर्म्ड सिम्टोमेटिक केस कन्फर्म्ड बाई ए पॉजिटिव RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट के लिए तो पहले से ही क्राइटेरिया डिसाइड है कि कौन पॉजिटिव होगा उसमें, तो उसी की बेस पे इसका भी ट्रायल किया जाएगा। याद रखिएगा कि किसने बनाया है और कोलैबोरेशन किसका किसका था। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी कि कोई अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम नहीं है।
बिकॉज ये स्पोर्ट का पेज रहता है और कोई ऐसी एक न्यूज़ आइटम हमने छोड़ा था, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जनरल कंसेंट जो था उसको विड्रॉ कर लिया है। जनरल कंसेंट जो सीबीआई को दिया जाता है इसको विड्रॉ कर लिया है। जनरल कंसेंट सीबीआई को जो दिया उसको विड्रॉ करने का मतलब ये है कि अब सीबीआई अगर कुछ भी करना चाहती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या महाराष्ट्र स्टेट में, तो उसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना होगा। व्हाट काइंड ऑफ केसेस इन सीबीआई इन्वॉल्व इन स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल में कौन कौन से केसेस को सीबीआई देख सकती है। 3 विंग्स होती हैं। पहली एंटी करप्शन डिविजनल इन्वेस्टिगेट, तो पहली जो होती है एंटी करप्शन डिवीज़न इन्वेस्टिगेट केस कौन कौन से इन्वेस्टिगेट करती है। एंटी करप्शन डिवीज़न जो है कौन कौन से केस इन्वेस्टिगेट करती है। पब्लिक सर्वेंट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उन पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो केसेस होते हैं, और पब्लिक सर्वेंट वर्किंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो एक्ट कर रहे हैं सर्वेंट विच हैव बीन इंटरेस्टेड टू सीबीआई बाय द स्टेट, तो ये सारे लोग, इन सारे लोगों को एंटी करप्शन डिवीज़न इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरी होती है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, जो फाइनेंशियल क्राइम, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी मार्केट ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों को करती है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न। स्पेशल क्राइम डिवीज़न हैंडल केसेस ऑफ कन्वेंशनल सच एज ऑफेंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, एस्पायनेज, नारकोटिक्स, एंटीक्विटीज़, मर्डर। तो मर्डर केस सुशांत सिंह राजपूत का केस है, तो स्पेशल बेंच जो है वो देख रही है। तो ये 3 हो गए, 3 याद रखिएगा, एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न और स्पेशल क्राइम डिवीज़न। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैज़ लेड द महाराष्ट्र डिसीजन। महाराष्ट्र डिसीजन क्या करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज वरी अबाउट द स्पेशल क्राइम डिवीजन टेकिंग ओवर द प्रोब इनटू अलीग्ड स्कैम ओवर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बीइंग इन्वेस्टिगेट बाय द मुंबई पुलिस। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डर है कि टीआरपी का जो केस है वो हो सकता है कि सीबीआई अपने अंडर में ले ले। टारगेट रेटिंग पॉइंट का जो केस था, हो सकता है गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में ले ले, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये किया है। बिल द डिसीजन इम्पैक्ट द सीबीआई प्रोब इन सुशांत सिंह राजपूत केस, नो। तो क्या ये डिसीजन जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ इफेक्ट करेगा, तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि सीबीआई पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैन द टीआरपी केस स्टिल गो टू सीबीआई, तो सीबीआई पे जा सकती है क्या, मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टीआरपी का केस सीबीआई को जा सकता है। तो अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया है कि उसको मतलब अगर सीबीआई कुछ करना चाहती है उसको अप्रूवल लेना होगा, लेकिन केस ये हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये इसको सीबीआई को लेना चाहिए, और इसके लिए वो कोर्ट भी गए हैं। तो अगर कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि टीआरपी केस सीबीआई हैंडल करेगा, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की, कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। व्हाट अबाउट की केसेस बीइंग प्रूव्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड इन्फॉर्मेशन, तो ईडी और एनआईए का भी यही है कि अगर इसके बारे में बात करें तो अभी तो एनआईए में नया अमेंडमेंट भी हुआ था, तो उसमें यह है कि एनआईए तो कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस एक्सेट्रा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी जो है इकोनॉमिकल रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है, तो इसके लिए भी किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था न्यूज़ आइटम आज का। टीआरपी के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। टारगेट रेटिंग पॉइंट में क्या होता है कि कितने लोग किसी शो को देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। उस रेटिंग में क्या होता है कि कुछ जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं, उनका पूरा सेटअप होता है, उसमें बार्क लगाया जाता है। तो मतलब कि जितने भी कुछ लोग सोचते हैं कि पूरे जितने भी टेलीविज़न सेट्स होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे टीआरपी काउंट होती है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ सिलेक्टेड लोग जिनको पता नहीं होता उनमें लगा होता है, और वो लोग क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से टीआरपी निकाली जाती है। अब इसमें हुआ क्या था कि ये इस केस में क्या राइज हुआ था कि ये एलिगेशन लगे थे रिपब्लिक टीवी पे कि उन्होंने जहाँ पे बार्क लगा हुआ था,
तो जिस कंपनी के पास डेटा रहता है उन्होंने उससे डेटा खरीद के और उन लोगों को पैसे दे करके वही चैनल चलवाया, जिससे कि रिपब्लिक टीवी और एक चैनल और था वो दोनों नंबर 1 हो गए। तो ये टीआरपी का केस था। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये न्यूज़पेपर हाईलाइटेड और ये जो मैंने कमेंट्स कर रहे थे बीच में सीबीआई के बारे में लिखा है तो वो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैं सेंड कर दूँगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पर डे इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस डालता रहूँगा और आप लोग जो रिकमेंड करेंगे वो भी डालता रहूँगा। ये हो सकता है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस डिले हो, कुछ टाइम लग जाए, लेकिन शाम तक 4 बजे तक ये कंफर्म है कि न्यूज़ एनालिसिस आ जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, आपके जो कोई भी अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।